हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऐसे स्पीकिंग टंग्स जो ज़ैदी स्मिथ का है। तो इससे पहले हमारे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टीव जॉब्स के बारे में, उसका शॉर्ट समरी हमने किया था। तो आज यहाँ पर हम स्पीकिंग इन टंग्स का शॉर्ट समरी कर लेंगे जो आपके लिए है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम पहले देख लेंगे जो ज़ैदी स्मिथ थी, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि मैं आप चाहता हूँ कि आप ज़ैदी स्मिथ के बारे में बायोग्राफी इसकी खुद पढ़िएगा। हम इसका जो टेक्स्ट है उसको देख लेंगे, स्पीकिंग इन टंग्स। तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम अबाउट द ऑथर जो है जैद स्मिथ कौन है। नॉवलिस्ट जैद स्मिथ वाज बोर्न इन नॉर्थ लंदन इन 1975 टू एन इंग्लिश फादर एंड अ जमैकियन मदर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि नॉवलिस्ट जो है जैद स्मिथ क्या वो बार्न कहाँ पैदा हो जाती है, लंदन में पैदा हो जाती है। कब कब पैदा हो जाती है वो 1975 में पैदा हो जाती है। कहाँ से? अब मेन जो असली बात यहाँ पर है वो है इंग्लिश फादर एंड जमैकियन मदर। इंग्लिश फादर एंड जमैकियन मदर, दो अलग-अलग, एक तो इंग्लिश है और जमैकियन है, दो अलग माता-पिता से पैदा हुए हैं। एक एक से है और दूसरा दूसरे रीजन से है। शी रीड्स इंग्लिश एट कैम्ब्रिज ग्रेजुएटिंग इन 1997। उसने कैम्ब्रिज में इंग्लिश पढ़ा है और ग्रेजुएट वहाँ से 1997 में किया। हर एक्लेम्ड फर्स्ट नावल, उसकी अच्छी खासी, उसकी अच्छी शोहरत याफ्ता नावल जो पहली नावल थी वो वाइट टीथ थी 2000 में जो पब्लिश हो गई है। इज़ अ वाइब्रेंट पोर्ट्रेट ऑफ कंटेम्पररी मल्टीकल्चरल लंदन। एक अच्छी खासी शक्ल सूरत जो उसने बयान की है किसकी? मल्टीकल्चरल। यही टर्म जो मुझे असल में बतानी है आपको और जिस पे हमें बात करनी है, मल्टीकल्चरल। मल्टीकल्चरल लंदन, अगर लंदन की बात है तो वहाँ पर उसकी बड़ी अच्छी उसने पोर्ट्रेट दी है। किसकी? लंदन की बड़ी अच्छी पोर्ट्रेट दी है। मल्टीकल्चरल जहाँ पे बहुत सारे कल्चर एक साथ इकट्ठे रह रहे हो। टोल्ड थ्रू द स्टोरी ऑफ थ्री एथनिकली डाइवर्स फैमिलीज। तो इट्स मल्टीकल्चरल लंदन की स्टोरी जो वो बोलती है किससे, कहाँ से बोलती है? थ्रू द स्टोरी ऑफ तीन तीन एथनिकली डाइवर्स फैमिली से बोलती है। उनको मद्देनजर रखकर, उनको सामने रखकर वो ये स्टोरी डिपिक्ट करती है। द बुक वन एन नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो ये जो बुक है मल्टीकल्चरल लंदन पे जो लिख रही है व्हाइट टीथ, तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस जीते हैं, यानी कि उसके नाम हो चुके हैं। इंक्लूडिंग द गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड, तो पहला उसको जो मिला था कौन सा? इंक्लूडिंग द, और साथ में क्या मिला था? यही तो प्राइजेस वगैरह, और ये गार्डियन उसको मिला था, गार्डियन। और वाइट ब्रेड फर्स्ट नावल अवार्ड भी उसे मिला है। तो इसका मतलब है जैद स्मिथ जो है उसकी एक्लेम्ड नावल व्हाइट टीथ, जैद स्मिथ की एक्लेम्ड नावल व्हाइट टीथ को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ये हमने बताना था असल में, यहाँ पर उसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। उसके बाद क्या है? एंड ए कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, और एक कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज उसे मिल जाता है। ओवरऑल विनर बेस्ट बेस्ट फर्स्ट बुक, और बेस्ट फर्स्ट बुक भी उसे अवार्ड मिल जाता है। ओवरऑल विनर। इट आल्सो वन 2 EMMA BT एथनिक एंड मल्टीकल्चरल मीडिया अवार्ड्स फॉर बेस्ट बुक novel and Best Female Media Newcomer, and was shortlisted for the Mail of Sunday John Leroy Prize, the Orange Prize for Fiction and the Authors Club First Novel Award। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स की वो हकदार बन जाती है। किससे? इसी वाइट टीथ से। तो सीधे हम चलते हैं अपने टेक्स्ट पर। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। शी आल्सो रोट द इंट्रोडक्शन फॉर द बर्डन चिल्ड्रन ऑफ अमेरिका। तो बर्नर्ड चिल्ड्रन, उसकी बर्नर्ड चिल्ड्रन ऑफ अमेरिका, इस बारे में भी उसने लिखा है। 2003 में उसने ये लिखा है। और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ 18 शॉर्ट स्टोरीज। ये वाली बुक जो है द बर्न चिल्ड्रन, ये बुक क्या है? ये 18 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है जो उसने लिखी है। 18 शॉर्ट स्टोरीज बाय न्यू जनरेशन ऑफ यंग अमेरिकन राइटर जैदी स्मिथ। सेकंड नावल उसकी जो दूसरी नावल थी, पहली नावल क्या आ गई अब? पहला तो उसने हमें बताया गया है कि उसका जो व्हाइट टीथ है, फिर उसने ये एक कलेक्शन लिखी है द बर्न चिल्ड्रन ऑफ अमेरिका। उसके बाद और एक ऑटोग्राफ मैन 2000 में ये लिखती है। तो ये है ए स्टोरी ऑफ लॉस ऑब्सेशन एंड नेचर। तो ये कहा जा रहा है कि एक मल्टी कल्चरल या बाइलिंगुअल पेरेंट्स से एक बच्ची या जैदी स्मिथ, एक जो बच्चा है जैदी स्मिथ, या हमारा आथर जो है जैद स्मिथ, एक बाइलिंगुअल या मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने वाला एक ये जो आथर हमारी है, तो ये किस तरीके से प्राइज विनिंग आथर बन जाती है। तो उसकी जो थर्ड नावल है ऑन ब्यूटी, तीसरी नावल जो इसकी है ऑन ब्यूटी, क्या लिखती है? वाज पब्लिश्ड इन 2005 एंड वन द 2006 ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन। उसके बाद में 2005 में पब्लिश हुई, 2006 में ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन उसे अवार्ड मिल जाए। शी आल्सो पब्लिश्ड 2 कलेक्शंस ऑफ नॉन फिक्शन, 2 कलेक्शंस ऑफ नॉन फिक्शन वो लिखती है। वो फिक्शन और नॉन फिक्शन में यहाँ आपको थोड़ा सा मैं एनालाइज कर दूँ। फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या है? फिक्शन जो रियलिटी जो नॉन रियलिटी बेस्ड है, और नॉन फिक्शन वो है जो रियलिटी बेस्ड होता है। यानी कि फिक्शन जो है,
इट्स जो नॉन 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 रियलिटी बेस्ड है, और नॉन फिक्शन जो है रियलिटी बेस्ड होता है। चेंजिंग माई माइंड और एक है उसका, ओकेजनल एसेज और एक है, हेड फ्री और एक है, और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ग्रैंड यूनियन। तो ये कुछ कुछ नावल्स, कुछ शॉर्ट स्टोरीज और कुछ बुक्स या कलेक्शन उसने लिखी है। तो असल में कहना है कि जैद स्मिथ एक अच्छा आथर होने के साथ साथ क्या है इसमें, उसने अपने तरीके से बहुत सारे बुक्स जो लिखी हैं, इन सारे बुक्स का क्या है, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो किन से है, उसका इंग्लियन फादर और जमैकन मदर जो थी। तो मल्टीकल्चरल जो उसके मल्टीकल्चरल लोग या पेरेंट्स जो थे, तो वो उनकी जो बात की जा रही थी क्या है। तो ये थी हमारी ज़ैद सुमित, जिसके बारे में हमने थोड़ा-सा, हमें उसकी बायोग्राफ़ी के बारे में पता चला कि ज़ैद सुमित क्या है, उसने कहाँ पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, उसके माता-पिता कौन थे। तो ये था इसका, और साथ ही में हम चलते हैं, उसने जो कि लिखा है हमारे पास, हमें उसने टेक्स्ट दिया है। क्या टेक्स्ट है उसका, उसकी हम समरी कर लेंगे। असल में हमारे पास इसकी समरी के लिए आज तो टॉपिक बनेगा, ये थोड़ा-सा बायोग्राफ़ी हमने करना था। उनका जो है ऐसे है असल में, स्पीकिंग इन टंग्स में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये स्पीकिंग इन टंग्स में बहुत सारी मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स जो हम अपनाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके की जो ज़बानें हम अपनाते हैं, तो असल में उसी की और वो बात करती है कि क्या-क्या करना होता है, या किस तरीके से जब हम 2 वॉइसेस अडॉप्ट करते हैं, 2 ज़बानें अडॉप्ट करते हैं, तो हम किस तरह से, वो इसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, बहुत सारे लोगों की वो बात करती है। ख़ासकर बराक ओबामा की भी बात आती है इसमें, ख़ासकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की नॉवेल्स के भी बारे में इसमें बात आती है, पिग्मलियन की बात आती है, बराक ओबामा की बात आती है। तो उनको तो थोड़ा-सा मैं इसको एनालाइज़ करके आपको बता दूँ क्या है। इन हर ऐसे स्पीकिंग इन टंग्स, ज़ैद स्मिथ एक्सप्लोर्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज़ हू possesses and exercise a single voice and those who utilize a multiplicity of voices। तो ज़ैदी स्मिथ क्या करती है, वो एक्सप्लोर करती है, एक्सप्लोर यानी वजाहत करती है किसकी, और डिस्टिंक्शन देती है, फ़र्क हमें बता देती है। वो लोग जो एक ही वॉइस यूज़ करते हैं, और वो लोग जो मल्टीपल वॉइसेस यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमें फ़र्क करके दे देती है। इंडीड स्मिथ इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ विद अ वॉइस दैट शी एक्वायर्ड वाया हर पोश एजुकेशन एट कैम्ब्रिज। इंडीड बेशक क्या करती है, वो हमें इंट्रोड्यूस कराती है किस चीज़ से, जो वो खुद उसने एक्वायर की थी लैंग्वेज, कहाँ, पोश एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, एंड वोकेशन इन द लिटरेरी वर्ल्ड, और बाकी चीज़ें जो उसने लिटरेरी वर्ल्ड यानी इस literary field में हासिल की। However, she feels that she gained this voice at die expenses of the voices from her childhood spent in working class London district of Wellston। तो वो क्या कहती है, वो ये फील करती है, उसने ये जो ज़बान सीखी है, कहाँ कहाँ, बिल्कुल उसके चाइल्डहुड में। क्योंकि इस चाइल्डहुड की बात आगे एक जगह आती है कि इंसान जब दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको अपनी चाइल्डहुड वाली लैंग्वेज जो होती है, जो उसने अडॉप्ट की होती है, उसे भूल जानी पड़ती है। तो ये भी एक बात आती है, वो आ जाएगी हमें आगे। तो ये कहती है वॉइस फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बचपन से उसने जो सीखी थी, कहाँ, लंदन यानी लंदन में, वेल्सडन में। क्यों लंदन, वेल्सडन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो बेसिकली लंदन में ही रहते थे उन दिनों। While Smith introduces herself as a single-voiced, she paradoxically regrets and even condemns this as a limitation of her identity। जैसा कि ये इंट्रोड्यूस करती है कि वो खुद एक सिंगल वॉइस यानी एक ही आवाज़ या एक ही ज़बान में बात करती थी, तो उसके लिए वो बड़ा रिग्रेट करती है, अफ़सोस करती है उस चीज़ को, कंडेम करती है इन चीज़ों को कि वाई, और काश मैंने अडॉप्ट क्यों नहीं की थी, मैंने क्यों वो दूसरी जो भाषाएँ जो मैंने सीखी थी, वो मैंने क्यों भुला दी। क्योंकि उस चीज़ पे वो बड़ा रिग्रेट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि काश मैं दोनों ज़बानें बोलती। इन एडिशन, थ्रू आउट हर ऐसे स्मिथ सेलिब्रेट्स अदर्स हू पोजेस मल्टीपल वॉइसेस। इन एडिशन, इसके बरअक्स क्या है, पूरे के पूरे ऐसे में स्मिथ जो है, ज़ैद स्मिथ बड़ा सेलिब्रेट करती है, बड़ा खुश हो जाती है किनसे, जो मल्टीपल वॉइसेस के मालिक होते हैं। येट रादर दैन आल्सो एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ पोजेसर ऑफ न्यूमरस वॉइसेस एंड दस एन एक्सपर्ट। और ये भी चाहती है, ये भी एस्टैब्लिश करती है क्या है, कि एक वो पोजेसर बनी कि बहुत सारे वॉइसेस की, और यानी कि द एंड दस एज एन एक्सपर्ट। स्मिथ शॉकिंगली डिप्राइव्स हरसेल्फ ऑफ दिस अथॉरिटी, और वो खुद इस अथॉरिटी से कम रह जाती है, या इस चीज़ से बालातर रह जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही वॉइस है। जैसा कि अगर उसने बराक ओबामा की बात छेड़ी है, तो वहाँ पर, या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो पिग्मलियन है, तो वहाँ पर जो एलिजा डोलिटल होती है, तो उसकी जो बातें होती हैं, तो वो चीज़ें उसको बड़ा शॉक करती है कि वाह, और काश मैंने भी ये सारी ज़बानें सीखी होती है, काश ही मैंने भी सब ज़बानें जो है अडॉप्ट की होती है। ऑल्दो स्मिथ क्लेम्स दैट शी हरसेल्फ इज मियरली सिंगल वॉइस्ड, और बेशक या इस तरीके से क्या है, ज़ैदी स्मिथ खुद को क्लेम करती है कि वो बिल्कुल एक ही वॉइस पे निर्भर करती है। शी नॉनदलेस extols others who have been once successful in maintaining a multiplicity of voices despite any social pressure they might have encountered
इस तरीके से क्या करती है वो बेतहाशा हम इस बात को कह सकते हैं कि जो भी है हु हैव बीन जो है वन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग मल्टीपल एक कोई भी जो बहुत सारी ज़बानी को अडॉप्ट करके चुका है तो यानी या जिन पे कोई भी प्रेशर नहीं होता था जिन पे कोई भी सोशल प्रेशर नहीं है तो उनके लिए या माइट हैव अनकाउंटेड या उन लोगों से कभी कभार वो मिली हो इन सीमिंगली कंट्रास्ट टू हरसेल्फ उनको और खुद को मद्देनजर या मद्दे मुकाबल ठहरा के करती है क्या स्मिथ प्रेजेस दोज राइटर्स पर्टिकुलरली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ President Obama and Shakespeare for their ability to absorb and utilize so many different voices। तो ये सबसे पहले क्या है कि एक ही ज़बान बोलने वाले और दूसरे लोग जिन्हें मल्टीपल वॉइसेस हैं उनको या खुद को जिन लोगों से मिली है जिनके साथ एनकाउंटर यानी कि जिन लोगों से मिली है एक कंपैरिजन एक तुलना करके देती है और इसके बाद मुकाबले इसके कंट्रास्ट में क्या करती है खुद को स्मिथ प्रेज यानी प्रेजेस करती है दुआएं देती है किन लोगों को सबसे पहले वो तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करती है उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा की बात करती है उसके बाद शेक्सपियर की बात करती है क्यों उनको प्रेजेस देती है क्योंकि उन लोगों ने एब्जॉर्ब किया है यूटिलाइज किया है मुख्तलिफ वॉइसेस को अगर हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात यहाँ पे करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी जो हैं अगर हम उसकी बात यहाँ करते हैं बर्नार्ड शॉ की तो उसने पिग्मैलियन लिखा है और पिग्मैलियन की बात भी आ गई एलिजा डोलिटल की या हम फ्लावर गर्ल उसे बोलते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एनालाइज कर दूँ फ्लावर गर्ल भी उससे बोलते थे क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहाँ उसमें प्रोफेसर हिजन्स की बात आती है प्रोफेसर हिजन्स उसको मार्केट से लेके आता है फिर क्या कहता है फिर उसको कहता है कि मैं इसको ज़बान दे दूंगा क्योंकि मैं उसको उस पार्टी शेक्सपियर की बात करती है क्यों उनको प्रेजेस देते हैं क्योंकि उन लोगों ने एब्जॉर्ब किया है यूटिलाइज किया है मुख्तलिफ वॉइसेस को अगर हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात यहाँ पे करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी जो हैं अगर हम उसकी बात यहाँ करते हैं बर्नार्ड शॉ की तो उसने पिग्मैलियन लिखा है और पिग्मैलियन की बात भी आ गई एलिजा डोलिटल की या हम फ्लावर गर्ल उससे बोलते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एनालाइज कर दूँ फ्लावर गर्ल भी उससे बोलते थे क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहाँ उसमें प्रोफेसर हिजन्स की बात आती है प्रोफेसर हिजन्स उसको मार्केट से लेके आता है फिर क्या कहता है फिर उसको कहता है कि मैं इसको ज़बान दे दूंगा क्योंकि मैं उसको उस पार्टी की एक मलिका बनाना चाहता हूँ कि बाद में उसको उसकी लैंग्वेज उससे सिखा देता है तो दो ज़बानें उसको आ जाती है एक तो वो उसको स्ट्रीट वेंडर्स वाली लैंग्वेज आती है दूसरा उसे प्रोफेसर हिजन्स देते हैं इस तरीके से प्रेसिडेंट ओबामा की बात आती है जब प्रेसिडेंट ओबामा की बात आती है तो वहाँ पर टेक्स्ट में कहती है कि प्रेसिडेंट ओबामा में इतनी खासियत थी कि वो कहीं भी कोई भी बात बड़े अच्छे तरीके से करते थे किसी भी जगह वो बात को अच्छे तरीके से करके सिचुएशन को हैंडल किया करते थे और चाहे उसको डेलेट्स में चाहे ब्लैक्स में चाहे वाइट्स में हर एक जगह पे अपने तरीके से बात करते थे तो जो लोगों का दिल जीतता था और शेक्सपियर की एबिलिटी की तो बात ही नहीं है उसकी तो बड़ी एबिलिटी है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत सारे ज़बानें दे देना इस तरह शेक्सपियर की भी बात करती है और ये सब लोगों को बर्नार्ड शॉ को प्रेसिडेंट ओबामा को और शेक्सपियर को उनकी एबिलिटी को बड़ा प्रेजेस करती है स्मिथ बिलीव्स दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस इज इवन ए पावर व्हेन फुली एम्ब्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल और स्मिथ ये भी बिलीव करती है कि जिसे जितनी ज़्यादा ज़बानें आती है मतलब उतना वो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा पावरफुल होता है क्योंकि जिस बंदे के पास बहुत सारी ज़बानें हैं बोलने का तरीका डिफरेंट है हर जगह सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले तरीके उसके पास हैं यानी कि स्किलफुल है तो उसके लिए वो कहता है कि बड़ा अच्छा है इन शेक्सपियर्स प्ले ही इज़ वुमेन मैन ब्लैक वाइट बिलीव हेरोइटिक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ज्यू मुस्लिम स्मिथ्स चॉइस ऑफ यहाँ बोलता हूँ तो शेक्सपियर की जो प्लेज हैं क्या उनमें वहाँ पर वुमेन है मैन है ब्लैक्स हैं वाइट्स हैं बिलीवर है नॉन बिलीवर है हीरोइटिक है कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को आपको मैंने बता दिया है ज्यूज है मुस्लिम्स है तो ये सारे लोगों को वो अपने प्लेज में यूज़ करता है अपने प्लेज में यूटिलाइज कर चुका है एबिलिटी के साथ तो इस तरीके से उसने शेक्सपियर की भी प्रेजेस की है स्मिथ क्या कहती है स्मिथ इज चॉइस ऑफ ओमिटिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर ईच एडजेक्टिव तो स्मिथ का ये चॉइस था स्मिथ इज चॉइस उसकी जो खुद की चॉइस थी वो क्या करती थी वो ओमिट करती थी रुका देती थी कम करती थी क्या इनडेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेटिव और डेफिनेटिव इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है द होता है इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है ए और एन होता है बिफोर ईच एडजेक्टिव फर्दर एम्फेसिस क्योंकि वो क्या करती थी इंडेफिनेट आर्टिकल को ओमिट करती थी यानी कि ए और एन जो हैं उनको ओमिट करती थी किसके पहले बिफोर ईच एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव है एडजेक्टिव क्या होता है हमारी खासियत होती है किसी चीज़ की खासियत को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है तो किसी भी चीज़ की या किसी भी एडजेक्टिव के पहले वो ए और एन को यानी वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स को ओमिट करती थी फर्दर एम्फेसिस शेक्सपियर्स यूनिवर्सलिटी तो उस तरीके से फर्दर वो क्या करती थी जोर दिया करती थी जिस तरीके से शेक्सपियर्स ने दिए हैं ही
he is no woman or man in particular, but instead omnipotent, creating characters who themselves speak in a multitude of voices and possesses countless identities. वो क्या है? ही इज नो वुमेन और मैन, वो ना तो मैन है ना तो वुमेन है, दोनों सूरतों में दो दो जगह। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि कहीं पर वो तो मेल की आवाज़, कहीं पर फीमेल की, कहीं पर मेल की तरह बोलता था, कहीं पर फीमेल की तरह बोलता था। इस तरीके से मुख्तलिफ मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़, काउंटलेस आइडेंटिटीज़ उनके पास थी। इनके पास जैसे शेक्सपियर की बात आती है, उसके प्लेज की बात आती है, तो उनके पास मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ थी। तो कहना उसका ये है जैद स्मिथ का कि मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस या बहुत सारे वॉइसेस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। हमारे पास जितने वॉइसेस हैं वो हमारे लिए एक गिफ्ट की तौर हैं। हम जितना उनका कम यूज़ करते हैं, हम अपनी गिफ्ट्स का कम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा वॉइसेस हैं तो हमारे पास अच्छी खासी गिफ्ट्स हैं नेचर की ओर से। स्मिथ आर्ग्यूज दैट सच वर्सैटिलिटी ऑफ वॉइसेस इज़ द अल्टीमेट फ्रीडम। स्मिथ खुद कहती आर्ग्यू करते इस चीज़ को कि ये वर्सैटिलिटी, ये इखलाकन, ये हम कह सकते हैं कि इतनी वहदानियत इनमें वॉइसेस में इज द अल्टीमेट फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम फ्रॉम किससे? सिंगल आइडेंटिटी से। ये अल्टीमेट फ्रीडम है सिंगल आइडेंटिटी से, विच वुड बी एन, वो क्या है? विच वुड बी एन ऑब्वियस diminishment. Perhaps as a writer, Smith feels that she has limited her ability to share her experiences when she sought to take on the singular voice ascribed to the literary elite. तो क्या कहती है? Perhaps as a writer, बेशक है, perhaps शायदन एक राइटर के तौर से वो क्या करती है? स्मिथ फील्स दैट शी हैज़ लिमिटेड, वो फील करती है कि उसने लिमिट कम किया है, लिमिट किया है एबिलिटी को, कि जो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती थी व्हेन शी सॉट टू टेक ऑन अ सिंगुलर वॉइस, जबकि उसके पास एक ही वॉइस थी। तो इस तरीके से वॉइस एस्क्राइब टू द लिटरेरी एलीट, जैसा कि किसी भी लिटरेरी एलीट यानी कि एलीट ग्रुप, लिटरेरी एलीट्स मीन्स कि वो लोग जो लिटरेचर को बड़े अच्छे से जानते हैं, लिटरेरी एलीट क्लास, अच्छा क्लास, जो नॉलेजेबल होते हैं। तो कहती है कि मैं खुद को इस लिटरेरी एलीट क्लास के सामने अच्छी तरीके से एक्सप्रेस या एक्सप्लेन या कोई भी चीज़ को एक्सपेयर या एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही वॉइस है। इंडीड शेक्सपियर्स एबिलिटी टू assume the identities of so many different people give him the power to relate to a majority of people who have complicated backstories, messy stories, मल्टीपल नैरेटिव्स। इसके बावजूद इंडीड बेशक शेक्सपियर के पास तो इतनी सारी एबिलिटीज थी। क्या एबिलिटी थी? कोई भी आइडेंटिटी हो, कहीं भी पीपल हो, कितने भी डिफरेंट चीज़ें हों, हर एक चीज़ को, या कोई भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है, स्टोरीज है, मेसी स्टोरीज है, मल्टीपल नरेटिव्स है, हर एक जगह पे अगर हम बात करेंगे तो शेक्सपियर की बात करती है, उसके उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो अज्यूम ये आइडेंटिटीज को किया करते थे। हाउएवर स्मिथ हरसेल्फ आर्ग्यूएबली हैज मल्टीपल नरेटिव्स एज अ ब्लैक वुमन फ्रॉम ए वर्किंग क्लास बैकग्राउंड ट्राइंग टू गेन एंट्री टू द एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्राउंड ऑफ कैम्ब्रिज एंड लिटरेरी वर्ल्ड। क्या है? हाउएवर स्मिथ आर्ग्यूएबली खुद को आर्ग्यू करती है, हैज मल्टीपल नरेटिव्स एज अ ब्लैक वुमन। इसका क्या है? मल्टीपल नैरेटिव्स एज अ ब्लैक वुमन फ्रॉम ए वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। अगर उनकी बात करें, क्योंकि वो खुद आर्ग्यू करती है कि कौन कौन आर्ग्यू करती है? स्मिथ हरसेल्फ आर्ग्यूएबली हैज़ मल्टीपल, उसके पास ये मल्टीपल नैरेटिव्स, कहानियाँ मल्टीपल नैरेटिव्स थे, किनके? कोई एज अ ब्लैक वुमन फ्रॉम वर्किंग क्लास, किस वर्किंग क्लास से? बैकग्राउंड, ट्राइंग टू गेन एंट्री टू द एक्सक्लूसिवली, जो एंट्री लेना चाहती है या जो भी बात करना चाहती थी, किससे? पोस्ट ग्राउंड जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़ती थी, वहाँ लंदन में जहाँ वो पढ़ती थी, पोस्ट ग्राउंड यूनिवर्सिटी में। क्या है? एंड द लिटरेरी वर्ल्ड, और वो वाला लिटरेरी सीन जो उसका उसमें आता है कि पढ़ाई वाले लिटरेरी वर्ल्ड, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि जो वो पढ़ते थे एंड पढ़ते थे, या ये कह सकते हैं जो लिटरेरी वर्ल्ड वहाँ पर था, यानी वो दुनिया जहाँ पर तालीम तरबियत अच्छी खासी थी। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो वाली यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो सिन मानते थे अगर कोई दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करे। आप याद रहे कि लैंग्वेज एट दैट टाइम, बात तो उसी दिन की चल रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दूसरी भाषा या एक भाषा या दो भाषाएं ऐड करना एक सिन माना जाता था एंड सब्सिक्वेंट लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसकी जो ज़िंदगी गुजरती है यूनाइटेड स्टेट्स में। Given this history, is it possible that Smith has, as she says, only one voice? क्या ये मुमकिन है जो उसने हिस्ट्री दे दी है उसके हिसाब बन या उसको मद्देनज़र ठहराते हुए ये कह सकते हैं कि उसको एक ही वॉइस थी?
Perhaps the shallowest level Smith's use of language would suggest is that she is, as she says, able to communicate with only one voice. Perhaps शायद ये कह सकते हैं कि सुमित के पास एक ही लैंग्वेज थी। क्यों एक ही लैंग्वेज थी? क्योंकि वो कम्युनिकेट एक ही लैंग्वेज में किया करती थी। दैट ऑफ द पोश लिटरेरी एलिट, वो वाली लिटरेरी एलिट यानी कि पोश यूनिवर्सिटी, यानी अगर बात करेंगे तो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उसने भाषा सीखी है, असल में सिर्फ उसके पास वही एक भाषा थी। क्यों उसके पास वही एक भाषा थी? क्यों उसने दूसरी भाषाएं इस्तेमाल नहीं की? क्यों उसने जो उसने घर में सीखी थी, माँ अपने उसके जो मल्टीलिंगुअल पेरेंट्स थे वो नहीं की? क्योंकि मसला वहाँ पर ये था, यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता था कि कोई भी अब दूसरा एडिशन नहीं करेगा, कोई भी दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं करेगा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। अगर ये करेगा तो वो सिन मानी जाती थी और उसको पनिशमेंट मिलता था, जिस वजह से उसने सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखी थी। इसीलिए वो खुद को एक्सप्लोर अगर करना हो या उसके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना हो, उसके एक्सपीरियंसेस को उसको बताना है लोगों को, तो वो एक ही वॉइस में उनको बताया करती थी या उनको एक्सप्लेन किया करती थी। उसके पास दूसरी वॉइसेस नहीं थी, इसीलिए उसको बड़ा रिग्रेट होता था। क्यों उसको बड़ा, उसने खुद कहा है, सुमित ने खुद, मुझे एक रिग्रेट खुद पे है कि मैं सारी भाषाएं नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत सारी भाषाएं या 2 ज़बानें नहीं बोल पाती। क्योंकि जब वो एलिजा डोलिटल प्रोफेसर हिजन्स की बात छेड़ते हैं, पिग्मेलियन की बात करती है, तो वही उसके बाद वो रिग्रेट करती है कि मेरे पास 2 ज़बानें नहीं। ऑल्दो शी टेम्प्ट्स द रीडर टू कैटेगराइज हर द वैरायटी ऑफ एविडेंस she uses in her essay ensures that any such attempt fails. This multiplicity renders her essay more interesting and accessible to a greater number of people. तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है